हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम अभी तक बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट पर जाइए और पहले वो वाली वीडियो देखिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन। और यदि आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ये 1885 से 1947 तक चलते हैं। इसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। धार्मिक तथा विचार की एकता की चेतना तो इतिहास और मध्ययुगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी। इसमें 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। देखिए, इससे पहले जितनी भी चेतनाएं थी वो एक धार्मिक के कारण क्या थी, एक विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन से ही थी। अपने मतलब इतने विचारों की एकता थी और धार्मिक एकता थी। मध्ययुगीन काल में भी हम देखते हैं कि राजनीतिक एकता थी, आर्थिक चेतना थी, लेकिन अभी तक किसी ने राष्ट्रवाद की बात नहीं की है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो भी एक हर कोई अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, तात्या टोपे कानपुर के लिए, या फिर जो मतलब जितने भी आप शासक देखेंगे 1857 की क्रांति के, या फिर जितने जनजाति विद्रोह देखेंगे वो भी अपने क्षेत्र के लिए लड़े थे। अभी तक किसी ने राष्ट्र की बात नहीं की है। अब लेकिन जब 1885 स्टार्ट होता है, उसके बाद राष्ट्रवाद की बात होने लगी थी। पूरे भारत को हमें आज़ाद करवाना है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण पहला, भारत की राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, यातायात एवं संचार माध्यम का विकास, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य, विदेशी दासता का प्रभाव और समकालीन साहित्य की भूमिका। देखिए, किसी भी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो गया या फिर विचारधारा का उदय कब होता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, शिक्षा दी जाती है, या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है। जैसे कि ये क्या कर रहे थे, ये परेशान कर रहे थे ना, दास बना के रख रहे थे भारतीयों को, उनके धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, उनकी संपत्ति को ले रहे थे, उनको व्यापार करने के लिए ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। तो जैसे ही इनके धर्म पर यदि प्रहार किया जाता है तो वो चेंज के लिए थोड़ा सा उठता है भारतीय नागरिक। तो इसमें सबसे पहले था कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकता आ गई थी भारत में, क्योंकि और सबसे बड़ा कारण था कि इनका आर्थिक शोषण हो रहा था और शिक्षा मिल गई थी इनके लिए। तो इनको पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर, और इनको पता चल गया था कि राष्ट्रवाद की भी भावना हो सकती है और ये अच्छी भी है। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, जो कि राष्ट्रीयवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यातायात और संचार का माध्यम का विकास हो गया था, क्योंकि जैसे इटली का जब पुनर्जागरण हुआ था, वहाँ इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था, उसका भी मेन कारण ये था कि वहाँ पे व्यापार समृद्धि थी और अलग अलग देशों से वहाँ पर लोग आते थे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, लोग एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ की सभ्यता का प्रभाव उन पर पड़ता है और वो उन सभ्यता को जीने के लिए कोशिश करते हैं या फिर चेंजेस देखते हैं और उनको चाहते हैं कि चेंज कुछ हो। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि बाहर क्या होता है या फिर हमारे अधिकार क्या हैं, जैसे आपके अधिकारों के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने अधिकारों के लिए कभी लड़ेंगे ही नहीं। तो ये शिक्षा से पता चला कि किनके क्या अधिकार हैं और वो अधिकार कैसे मिल सकते हैं, या फिर अलग देशों में या फिर अन्य देशों में कैसे उनने अपने अधिकारों को प्राप्त किया है, कैसे उनने ब्रिटिशों का सामना किया है। तो इसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका, क्योंकि प्रेस और समाचार से हर व्यक्ति तक आप अपना संदेश पहुंचा सकते थे, जो मैसेज थे वो आप पहुंचा सकते थे और विचार को बदल सकते थे, अपने विचार को दूसरों को देकर उनसे शेयर कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी घटनाएं हो रही थी। जैसे कि पहले अंग्रेज़ों को क्या समझा जाता था कि अंग्रेज़ों को कोई नहीं हरा सकता, वो अजय हैं, लेकिन कई देशों में उनको हराया गया, जैसे चीन, रशिया वगैरह में ये हार चुके थे। तब ये जो संकल्पना थी कि अंग्रेज अजय हैं वो समाप्त हो गई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारतीयों को बहुत प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी कार्य, वो मतलब आप देख सकते हैं कि किसी उच्च पद पर कितने भी योग्य क्यों ना हो भारतीय, फिर भी कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था वो यदि आपका धर्म स्वीकार भी कर लें फिर भी उनको रंग भेद के कारण
भेदभाव किया जाता था, तो उनके साथ कई प्रकार के भेदभाव हो रहे थे। विदेशी दासता का प्रभाव, उनको दास बनाकर हमेशा रखा जाता था। समकालीन साहित्य की भूमिका और अलग अलग साहित्यकारों ने भी प्रभावित किया है भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाएं, मतलब जब कांग्रेस नहीं बनी थी उससे पहले भी कई राजनीतिक संस्थाएं भारत में प्रेजेंट थीं। उनके नाम, उनकी स्थापना कब हुई, स्थान कौन सा था, संस्थापक कौन है, पदाधिकारी कौन है, उनका उद्देश्य क्या था और महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए हैं इन संस्थाओं ने। सबसे पहले आती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर समिति। यह सोसाइटी, यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जो कि 1838 में कलकत्ता में बनाई गई थी। इसके संस्थापक भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेज भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेजी सचिव विलियम कार्वी थे। इसका उद्देश्य क्या था, जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना, और इनका महत्वपूर्ण कार्य था कि यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का भी प्रयास कर रही थी। देखिए सबसे पहले कौन सी आती है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, मतलब लैंड से जुड़ी हुई है ना, लैंड को होल्ड करके रखा है इन्हें। तो लैंड को होल्ड करके, या फिर जब आज़ादी के पहले कौन होल्ड करके रखता था, तो जमींदार रखते थे। तो ये किसके लिए बनाई गई है, जमींदारों के लिए बनाई। ये कब बनाई गई है, तो 1838 में बनाई गई है। कहाँ पर, कलकत्ता में। 1838 में बनाई गई है कलकत्ता में। हाँ, और इसमें गैर सरकारी भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। यदि आप किसी भी सचिव या फिर जो जमींदार था, यदि वो जमीन को होल्ड करके रखा है, यदि आपने उनको जमीन दे दी तो क्या होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रसन्न कुमार ठाकुर इसके सचिव हैं। और अंग्रेजी सचिव कौन थे इसके, विलियम कार्वी। वो कुछ जो भी करना है उनको करने दो, क्या बोल देंगे, हाँ भैया जो भी करना है करो, बैठ जाओ तुम तो उस पर, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन। तो वो प्रसन्न हो जाएगा और अपना काम करने लगेगा। तो इनके कौन है, कार्वी हैं। जमींदारों के हित के लिए आगे बढ़ाना इनका उद्देश्य था, और उनके साथ साथ जो अन्य वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व भी ये करते थे। 1838 में आया था और भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब आता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी तो लंदन में बनी थी 1839 में। यह विलियम एडम्स और अन्य अंग्रेजी अध्यक्ष लॉर्ड बॉम ने इसको बनाया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाई थी। देखिए भारत में इतना शोषण हो रहा था या फिर इतनी बर्बरता से पेश आते थे भारतीयों के साथ कि भारतीय तो ठीक है, अंग्रेज भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो अंग्रेज़ों ने इसको स्टार्ट किया है कहाँ पर, लंदन में। जो अंग्रेज भारतीयों के साथ जो नीतियाँ कर रहे थे उनका विरोध में इन्हें स्टार्ट किया था। इस संस्था में ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकाला था। कौन सा निकाला था, ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट, मतलब ब्रिटिश में एक इंडियन का एडवोकेट होगा, ये ने एक समाचार पत्र निकाला था। इसके संस्थापक कौन थे, एडम और लॉर्ड बॉम। इसको ऐसे याद कर लो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मतलब ब्रिटिश में एक इंडिया की सोसाइटी बनाया है। तो क्या होगा, वो एक एटम बम होगा ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है, विलियम एडम्स हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो लॉर्ड बॉम हैं। 1838 में बना है, 1839 में इसको बनाया गया था लंदन में। और इसने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट। अब आते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मुखपत्र, ये हिंदी पैट्रियट। 1851 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे बनी है, लंदन में बनी है, उनकी सोसाइटी बना दी। लेकिन एसोसिएशन कहाँ पे बनाया गया है, तो एसोसिएशन बनाया गया है मुखपत्र कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके साथ मिलकर राजा राधाकांत देव ने इसको बनाया था। ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना तथा वहाँ के लोगों की स्थिति को सुधार करना इनका लक्ष्य था। नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने के लिए मांग थी, और 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करना था। 1860 में आयकर लगाने का विरोध भी इनने किया था। एक क्या था, हिंदी पैट्रियट था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मुखपत्र था जो कि कलकत्ता से था 1951 में, क्योंकि 50 में जब अकाल पड़ा तो लोगों के पास, अब देखिए अकाल क्यों पड़ा था, सबसे मेन रीज़न ये था कि ये कपास की खेती, मतलब जितनी व्यापारिक खेतियाँ हो रही थी वो होने लगी थी। नील की खेती हो रही थी जिससे कि ज़मीन उपजाऊ नहीं हो रही थी। इनकी बहुत सारा
लगाया जा रहा था व्यापारिक चीज़ें, और जो खाद्यान्न थे वो कम हो रहे थे। अब जब खाद्यान्न नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, तो सिंपल सा था, आप कपड़े तो नहीं खाने लगोगे, या कपास नहीं बैठ के खाएंगे, या नील नहीं खाएंगे, तो खाने के लिए तो सिर्फ अन्न ही चाहिए। और यदि कभी टेम्परेचर या फिर प्राकृतिक घटनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि भारत है एक मानसून पर डिपेंड करती है यहाँ की खेती, तो यदि उनमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो खेती नहीं होगी उस साल। तो अब जब अनाज जब पिछले साल नहीं उगाया था इतना कि जो इस साल चल सके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, तो इसलिए अकाल आ गया 1850 में। जब 1850 में अकाल आया तो खाने के लिए अनाज नहीं था, और इतने पैसे भी नहीं थे कि जो गरीब था वो महंगे दाम पर अनाज खरीद सके। तो कई जो गरीब थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके साथ मिलकर राधा कांत देव ने ये हिंदी पेट्रियट चलाया, जिसमें नील विद्रोह का आंदोलन के लिए कमीशन की मांग की गई थी 1860 में। और इन्होंने कहा था कि जो अकाल पीड़ित हैं उनके लिए धन एकत्रित किया जाना चाहिए, और जो लगान लगाया है इन्हें फिर आय वसूली जा रही है अकाल के टाइम पे, वो भी उसका विरोध किया था। अब आते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। 1852 में आया था, मुंबई में बनाया था एसोसिएशन। अभी तक पूरे कलकत्ता के साइड चल रहे थे या फिर इंग्लैंड में हो रहे थे। अब ये कहाँ पे बन गया है मुंबई एसोसिएशन, तो ये बन गया है 1852 में मुंबई में। इसके संस्थापक कौन हैं, जगन्नाथ शंकर इसके अध्यक्ष हैं, और भारतीय हितों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था, जगन्नाथ शंकर। अब आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये भी कहाँ पे बनाई गई है, लंदन में बनाई गई है। देखिए इससे पहले की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे बनी थी, वो भी लंदन में बनी थी, वो भी एक आइटम बम था, है ना। 39 में इसको बनाया गया था, लंदन में आइटम बम था, मतलब विलियम एडम्स, और अन्य अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड बम थे। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध किया था, और ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक समाचार पत्र निकाला था। अब क्या हो गया है, ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया देखा जाए तो लंदन में है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था लंदन में 66 में, मतलब 1866 में इसको बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, और ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना इनका लक्ष्य था। इन्होंने 1869 में इस शाखा की मुंबई में स्थापित कर दी थी। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो बना था लंदन में, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, और 1866 में बनाया था। फिर इसकी शाखा 1869 में मुंबई में भी स्थापित कर दी गई, और इसका लक्ष्य था कि जो ब्रिटिश जनता है और वहाँ की संसद है उनको भारत की स्थिति से अवगत कराना। पूना सार्वजनिक सभा, इसका मुख्य पत्र क्वालिटी जनरल था, जो कि त्रैमासिक था। क्या निकालती थी, पूना सार्वजनिक सभा, क्योंकि ये सबकी सभा थी तो अच्छी क्वालिटी की बनी होंगी ना, तो क्वालिटी जनरल निकालती थी, और 1870 में निकालती थी पूना से। और इसके जो संस्थापक थे वो थे गणेश वासुदेव जोशी, क्योंकि देखिए पूना महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र में गणेश जी की बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो इनके संस्थापक कौन होंगे, गणेश वासुदेव जोशी। इसका उद्देश्य था जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य रहा है कि अनेक आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। पूना सार्वजनिक सभा ने, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1870 में हुई थी। फिर आते हैं इंडियन एसोसिएशन। ये 1876 में बना था कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसके अध्यक्ष थे मनमोहन घोष, सचिव थे आनंद मोहन बसु। इसका उद्देश्य था देश में जनता की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना, और सिविल सर्विसेज आंदोलन 1877 में चलाया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसके विरोध में भी आंदोलन चलाया था इंडियन एसोसिएशन ने। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने IAS परीक्षा पास की थी, है ना। कब की थी, 1864 में, जब ये IAS परीक्षा पास कर चुके थे। तो इसके बाद इनको पता चला कि जनता के साथ क्या हो रहा है, सिविल सर्विस वाले क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है या फिर वे सिस्टम कितना ख़राब है तो ये सिस्टम में जाके पता चलता है ना। तो वैसे जैसे अपनी गवर्नमेंट है, यदि गवर्नमेंट में कोई चेंजेस करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर आप राजनीतिक तरीके से जा सकते हो, या फिर हमारी तरह पढ़ के जा सकते हो, उसका हिस्सा बन सकते हो। तो वैसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी IAS परीक्षा पास करने वाले थे, भारतीय है, और इनने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। इसके अध्यक्ष थे मनमोहन घोष और सचिव थे आनंद मोहन बसु। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में मद्रास में की गई थी, क्योंकि मद्रास महाजन है तो मद्रास में ही की गई होगी। और इसके अध्यक्ष थे पी रंगिया नायडू, सचिव थे वी राघवाचारी और अन्य थे आनंद चार्लू। प्रशासनिक सुधार, भारतीय हितों की रक्षा इनका रखा गया था लक्ष्य। क्या है, मद्रास के हैं तो मद्रास के लोग कैसे होते हैं, उनका सरनेम कैसे होते हैं, नायडू जैसे मद्रास। देखिए आप इसकी ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, मद्रा पीने के बाद एक महाजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रंगारंग हो जाएगा। तो रंगिया नायडू, राघवाचारी, राघव जी को बहुत बड़ा मानता है राघवाचारी, और आनंद से चलता है। तो सचिव कौन है, राघवाचारी, आनंद चार्लू इसके अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन थे, पी रंगिया नायडू। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी मद्रास में, मद्रास महाजन सभा। अब आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में मुंबई में बनाई गई थी। काशीनाथ त्र्यंबक, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता इसके सदस्य थे और भारतीय हितों की सुरक्षा करना इनका लक्ष्य था। मुंबई प्रेसिडेंसी, इससे पहले भी एक मुंबई एसोसिएशन बन गई है। मुंबई में ऐश कौन करवा रहे थे, जगन्नाथ शंकर जी करवा रहे थे। मुंबई में ऐश है ना, क्योंकि जग के जगन्नाथ हैं, तो जगन्नाथ शंकर जी मुंबई में ऐश करवा रहे थे। लेकिन मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मतलब मुंबई की प्रेसिडेंसी में कौन ऐश करवाया था, तो काशीनाथ त्र्यंबक, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। ये 1885 में, 1885 में क्या थी, अपनी कांग्रेस भी 1885 में थी। इससे पहले हम एक बार और इनको देख लेते हैं। देखिए, लैंड होल्डर समिति सबसे पहले राजनीतिक संस्था थी भारत में। कहाँ पे बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, बड़ी ठाठ से बनी थी, तो 1838 में बनी थी। इनको में क्या था कि यदि किसी भी जमींदार को उनके हक दे दिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और वो जो करना है वो करता रहेगा। तो प्रसन्न ठाकुर इनके सचिव थे और अंग्रेजी सचिव थे इसके विलियम कार्वी, और इन्होंने जमींदारों के हितों के लिए बारे में प्रतिनिधित्व किया था। अब आते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये ब्रिटिश में बनाई गई थी। तो क्या था, ये ब्रिटिश के लिए आइटम बम था जो कि 1839 में आया था, और इसके विलियम एडम्स और अन्य अंग्रेजी अध्यक्ष थे लॉर्ड बॉम। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना इनका था, और इन्हें निकाला था ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकाला था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये बनाई गई है, मतलब जो हिंदू पैट्रियट था ये बनाया गया था कलकत्ता में 1851 में, और इसको निकाला था किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और इनके साथ मिलकर राधाकांत देव ने। अब ब्रिटिश की एसोसिएशन मतलब सोसाइटी वहाँ पे बन गई, लेकिन एसोसिएशन कहाँ पे बना लिया, रवींद्रनाथ टैगोर ने, कि हमारे भारतीयों को भी तो पता चले कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है जगह जगह पर। तो इसके लिए कौन आए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर आ गया और इन्हें राधाकांत देव इनका साथ दिया। इन्होंने क्या की थी, नील विद्रोह के लिए कमीशन की नियुक्ति करने की मांग की थी, और 1860 में जो अकाल पड़ा था उसके लिए धन एकत्रित करना, और 1860 में जो आय पर कर लगाए गए थे उसका विरोध किया था इन्हें। मुंबई एसोसिएशन, मुंबई में कौन करवाया था, तो ये करवाए थे 1852 में जगन्नाथ शंकर, और भारतीय के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो ये बनाई गई लंदन में, दादा भाई नौरोजी ने इसको बनाया था, और ब्रिटिश जनता और संसद को भारत की जो गतिविधियां हो रही हैं उनसे अवगत कराने के लिए। और 1869 में मुंबई में भी एक शाखा इनने खोल दी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्योंकि देखो, जब हम ईस्ट इंडिया जाएंगे तो हमें ऐश कौन करवाएगा, हम दादी जी के पैसों पे ऐश करेंगे ना, तो दादा भाई नौरोजी के पैसों पर ऐश करेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा, इनने एक पत्र निकाला था, क्योंकि देखो पूना की जब सार्वजनिक सभा होगी, सबको बुला के सभा की जाएगी, तो उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, तो क्वालिटी जनरल ने निकाला था 1870 में। ये पूना में बनाई गई थी। तो पूना में किन की भगवान की पूजा होती है, तो गणेश भगवान की पूजा होती है। तो गणेश वासुदेव जोशी इसके संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था, तो जनता थी उनको यह बताना कि अंग्रेजों के उद्देश्य क्या हैं और उन अपने अधिकार कैसे उनसे ले सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन में ऐसा करना है अब भैया,
तो इंडिया में ऐश कौन कर सकते हैं? जो सिविल सर्विसेज में हो, तो सिविल सर्विसेज पास कौन नहीं की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थी। उनका मनमोहन था, क्योंकि उन्हें और आनंद में रहते थे, तो उनके अध्यक्ष थे मनमोहन घोष और आनंद मोहन बसु इसके सदस्य या सचिव रहते हैं। 1876 में इनने स्टार्ट किया था कलकत्ता में। जनता के शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना इनका उद्देश्य था। हिंदू मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना। सिविल सर्विसेज आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था 1877 में, क्योंकि जो इनकी आयु थी सिविल सर्विसेज की वो 21 से घटाकर कितनी कर देते हैं? 18 कर देता है लिटिन। तो इसके विरुद्ध में ये आंदोलन चलाते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लिटिन के समय ही आता है, जिसके विरुद्ध में ये विद्रोह करते हैं। अब आते हैं मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा ये आती है 1884 में, है ना। तो 884 अच्छा ठाट से लगाए 4 पैक। तो फिर क्या था? राघव जी आनंद से रंगिया होकर चलने लगे। तो इसके सचिव थे राघवचारी, इसके अन्य सदस्य आनंद चार्लू और अध्यक्ष थे पी रंगिया नायडू। इस प्रशासनिक सुधार भारतीयों के हितों की रक्षा इनका लक्ष्य था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये मुंबई में बनाई गई है 1885 में। और इसके काशीनाथ त्र्यंबकम, क्योंकि देखो त्र्यंबकम जो त्र्यंबकेश्वर है वो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है ना। तो वहाँ बदरुद्दीन तैयब जी और पेशवा मेहता भी मुंबई महाराष्ट्र के ही नेता रहते हैं। तो ये सब इनके सहयोगी रहते हैं और भारतीय हितों की रक्षा करना इनका लक्ष्य रहता है। अब आते हैं कांग्रेस के उदय के साथ सहायक कारक कि भारत में कांग्रेस का उदय क्यों हुआ है, इसके क्या कारण थे, क्या रीज़न थे कि भारत में कांग्रेस का उदय हो गया। फिर ऐसी फीलिंग आई भारतीयों में कि एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। पहले आते हैं लिटिल के कारनामे। लिटिन सबसे ज़्यादा अजीब ही गवर्नर माने गए हैं। तो लिटिन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत की 1857 के विद्रोह से भी भयानक विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके संदर्भ में लिटिन के प्रमुख कारनामे थे। देखिए 1857 की क्रांति में बहुत सारे रीज़न अपने पड़े हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण जो पड़े थे। उसके बाद अंग्रेज इस चीज़ से सतर्क हो गए थे कि भारतीयों में अब ऐसा नहीं होने देनी है, या फिर ऐसी क्रांति है वो नहीं झेल सकते थे फिर से। तो उनने सबसे पहला काम क्या किया? हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी धीरे धीरे करके। जैसे उनके लिए अलग से मदरसे बनाने स्टार्ट कर दिए, उनके लिए आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कर रहे थे अंग्रेज कि उनको भी बता रहे थे कि तुम्हें भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये हिंदुओं ने तुम्हें कभी नहीं दी। तो इनने फूट डालना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए कुछ लिटिन के भी कारनामे रहते हैं, जिसके कारण क्या हो गया? कांग्रेस का उदय हो गया। सबसे पहला कारण था दिल्ली दरबार। ब्रिटेन के डिज़रायली रैली ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का केशरे हिंद घोषित कर दिया गया। किसने किया था? डिज़रायली सरकार ने किया था। महारानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की केशरे हिंद घोषित किया था 1876 में। 77 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष और महामारी से पीड़ित थे। जब इनने 1877 में या 1877 में दिल्ली दरबार लगाया। देखिए केशरे हिंद की उपाधि किनको दी गई है? तो रानी विक्टोरिया को दी गई है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। लेकिन दिल्ली दरबार लगाया कहाँ जा रहा है? भारत में लगाया जा रहा है, जहाँ से कोई वो नहीं है, ऐसा संबंध नहीं है मेन। उस समय भारत में अकाल पड़ा था, महामारी फैली थी और दुर्भिक्ष भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उस समय इनने क्या किया? दिल्ली दरबार लगा दिया और भव्य आयोजन किया जब आधे भारतीय मर रहे हैं। अब आता है दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आया था 14 मार्च 1878 को आया था, लिटिन के समय में आया था। और देसी भाषाओं के समाचार पत्र थे उनको दबाने के लिए आया था कि इनके लिए कानून बनाया गया था और सारे देश में इसका विरोध किया गया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसमें क्या होता था? जितने भी समाचार पत्र हैं जो देसी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनने बोला था कि जितने भी देशी भाषाओं के हैं उनको सबको बंद करो, सिर्फ एक भाषा का चलेगा, इंग्लिश भाषा, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है। तो भैया सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में होने चाहिए। मुझे भी तो देखना है कि आप मेरे विरोध में क्या छाप रहे हो, क्या नहीं छाप रहे हो। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था? 1887 में आया था, लिटिन के समय आया था। सिविल सर्विसेजों में उम्र घटा दी थी लिटिन ने। इनने क्या किया था? जितनी भी सिविल सर्विसेज थी उनकी पहली ही आयु 21 बची थी, है ना। अधिकतम आयु कितनी थी? 21 थी। अब इनने 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में 21 वर्ष से घटाकर आयु
अधिकतम 19 वर्ष कर देती है। इसमें भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अपनी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। किसके लिए? तो जो सिविल सर्विसेज थी उनके लिए आंदोलन इन्होंने चलाया था। भारत, एक आप नॉर्मल नागरिक के तरीके से सोचो कि भारत में पढ़ाई मतलब शिक्षा कैसे होती है? हिंदी में होती है, ज़्यादातर भाषाओं में होती है, देशी भाषाओं में होती हैं। अब उस व्यक्ति से बोल रहे हो कि आप 19 वर्ष तक ही सिविल सर्विसेज पास कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो पहली बात तो यहाँ का शिक्षा उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही थी जितनी ब्रिटेन की अच्छी से थी। ब्रिटेन में वो कॉमनली पढ़ाई जा रही थी, तैयारी कराई जाती थी, और यहाँ के जो व्यक्ति होते थे पहले तो यहाँ से इंग्लैंड जाते थे एग्ज़ाम देने, फिर वहाँ देते थे, और उसमें भी आयु 19 वर्ष कर दी। हम लोगों के यहाँ तो 19 वर्ष में बच्चे बाहर नहीं जाते बिना मम्मी पापा के, अभी जाते हैं, पहले नहीं जाते थे। तो इसका विरोध किया गया था कि 19 वर्ष तक तो डेफिनेटली किसी की नहीं कर पाएंगे ये, और इसलिए किया गया था कि भारतीय सिविल सर्विस पास ना कर सकें। आर्म एक्ट आ गया था। ये कब आया था? 1879 में आ गया था। इस एक्ट के जरिए ब्रिटेन सरकार ने भारतवासियों से अपने गृह में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। इनने बोला था कि यदि आपको आर्म्स रखने हैं, किसी भी प्रकार का आर्म्स रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तभी आप रख सकते हो। बिना लाइसेंस के आप रखे जाओगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि इनको विद्रोह रोकना था ना। जैसे 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, हर घर से तलवारें निकल रही थी, धनुष बाण निकल रहे थे, तीर कमान बंदूकें निकल रही थी, देसी तमंचे निकल रहे थे, तो इनको प्रतिबंधित करना था। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इनने क्या बोला कि लाइसेंस बनवाओ तभी तुम रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते। आर्म्स एक्ट किसने पारित किया था? तो 1879 में आया है, और लिटन के समय पे आया था। फिर आता है एल्बर्ट बिल। ये तो लिटन के टाइम पे नहीं आता है, तो अपन देखो लिटन के कार्यकाल मतलब देख लेते हैं कि क्या कारनामे किए थे जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। तो पहले दिल्ली दरबार लगाया था। रानी जो विक्टोरिया थी उनको केसरी हिंदी की उपाधि कहाँ पे मिली थी? डिज़रायली सरकार ने दी थी ब्रिटेन में। हिंदुस्तान का केसरी हिंद बनाया था 1876 में, और दरबार कहाँ पे लगाया गया था? दिल्ली में लगाया था 1877 में, लिटन के समय, जबकि भारत में अकाल महामारी फैली हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो उसकी जिस दिल्ली दरबार लगाया 77 में, और 1878 में आया क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें देशी भाषाओं में जितने समाचार पत्र थे उनको बंद कर दिया गया था। अब सिविल सर्विसेज की आयु भी इसी समय घटा दी गई थी। पहले 21 वर्ष थी, अब क्या कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी, और 1877 में। और इसका विरोध किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने विरोध किया था सिविल सर्विस आंदोलन चलाकर। आर्म्स एक्ट कब आया था? तो 1879 में आया था, और इसमें देशी या फिर कोई भी भारतीय व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता। अब आता है एल्बर्ट बिल। ये आया था 1883 में। रिपन के कानूनी सलाहकार CP एल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया था। लिटन के बाद कौन आता है? रिपन आता है। इसको उदारीकरण के लिए माना जाता है कि भारत में सबसे उद्धारक जो थे, भारत के जो उद्धारक माने जाते हैं वो कौन थे? रिपन थे। इनने सारी अच्छी योजनाएं चलाई थी, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया था, आर्म्स एक्ट को भी इनने हटा दिया था, सिविल सर्विस की आयु फिर से 21 कर दी थी। ये इनने काम किए थे रिपन ने, ये अच्छे थे। तो इनने क्या किया? इनके एक सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे CP एल्बर्ट। उनने सर्वोच्च विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर विचार पर अधिकार दिया गया था। मतलब जितने भी भारतीय जिला मजिस्ट्रेट थे और सेशन जज थे, उनको अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी यूरोपीय अभियुक्ति पर मामले पर विचार कर सकते हैं, उनका अधिकार दिया था। यदि गोरे के विरोध का कारण बना, जिसके खिलाफ में गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया गया। देखिए, इसमें पहले क्या होता था, किसी भी कितना भी बड़ा अपराध किया हो, किसी ने भी अपराध किया हो, यदि वो भारतीय है तो भारतीय मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज है वो उस पर अपना वो फैसला दे सकता है। लेकिन यदि किसी अंग्रेज ने वो अपराध किया है तो भारतीय मजिस्ट्रेट या जज को इसकी सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं था, या फिर कोई फैसला नहीं सुना सकती थी। तो उनको अधिकार देने के लिए बनाया गया था एडवर्ड बिल कि वो भी सुन सके। लेकिन ये किसी अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे या फिर किसी एक गोरे इंसान को एक भारतीय
या फिर जिसको वो उच्च कोटि का नहीं मानते थे, वो उसके लिए सज़ा सुना रहा है। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके खिलाफ में जो गोरे थे, मतलब जितने भी यूरोपियन थे गोरे थे, उनने क्या किया, तो यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बना दिया और इसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और रिपन को भी झुकना पड़ा। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वे ज्यूरी की मांग कर सकते हैं। इसमें से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। इनने कहा कि हाँ, इसका कर सकते हैं, लेकिन जो आरोपी है वो क्या कर सकता है, ज्यूरी की मांग कर सकता है और उसमें आधे से कम से कम जो आधे सदस्य होंगे वो कौन होंगे, यूरोपियन होने चाहिए और भारतीय उसमें कम होंगे, क्योंकि वो कभी भारतीयों को उच्च कोटि का मानते ही नहीं थे, या फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि भारतीय उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं पहले से, लेकिन वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब भारतवासियों ने समझ लिया था कि वे कांग्रेस या अंग्रेजों के सामने अधिकार आसानी से नहीं ले पा सकते। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा। इसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता थी और किसकी स्थापना करने की मांग हुई, तो कांग्रेस की स्थापना करने की मांग हुई। और किसकी स्थापना हो गई, कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये मेन कारण थे जिसके कारण क्या बना, अपना कांग्रेस बना। अब आता है कांग्रेस की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपट के रूप में हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में किसका गठन किया गया, कांग्रेस का गठन किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व करना, देखिए 1857 की क्रांति क्यों असफल रही थी, क्योंकि एक मेन नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो अब इनको समझ में आ गया था कि यदि पूरे भारत में क्रांति एक साथ करनी है और अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो सारे जगह पर एक साथ एक आंदोलन होना चाहिए और उसका भी नेतृत्व करने वाला एक होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा से 1882 में सेवानिवृत्ति के बाद A.O. होम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्या के निवारण हेतु कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए, सिविल सर्विसेज की सेवा से थे कौन, A.O. होम। जब वो 1882 में सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, तब उन्होंने सोचा कि क्या करें, चलो भारतीयों के लिए ही कुछ भला कर देते हैं, और उनके लिए एक राजनीतिक समस्या निवारण के लिए क्या बनाई, कांग्रेस बनाई कि भैया भारतीय आएंगे और वो अपनी समस्या बताएंगे। कम से कम उनको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि उनने अपनी प्रॉब्लम बता दी। पूरी हुई ना हुई बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ये रहता है ना, गुस्सा एकदम से भरता जाता है, फिर वो एकदम से ब्लास्ट होता है ना, ज्वालामुखी फटता है। तो वो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या था कि धीरे धीरे से उनका गुस्सा निकालता जाए, कि उनके धीरे धीरे से गुस्सा निकल जाए, एकदम से वो 1857 की क्रांति जैसा कोई बड़ा काम ना कर दें। इसके लिए किसने बनाया, A.O. होम ने बनाया था। राजनीतिक समस्या निवारण करने के लिए एक कांग्रेस की स्थापना की। 1884 में A.O. होम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। किसके लिए की गई थी, इंडिया के लिए की गई थी। और किसके लिए बनाने, पूरा भारत इसके साथ हो तो पहले यूनियन, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी 1884 में। देखिए, 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ किया गया। कहाँ पर हुआ था, तो ग्वालियर टैंक हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसको आयोजित किया गया था। 28 से 31 दिसंबर 1885 में इसको आरंभ किया गया था। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था, कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल यूनियन थी, वो उसका नाम किसके कहने पर बदला गया है, तो दादा भाई नौरोजी की बात पर बदला गया है और क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार से की गई थी। सबसे पहले घोषणा जो कांग्रेस बनने की थी या सार्वजनिक घोषणा कहाँ की गई थी, तो मद्रास में की गई थी और इसका क्या नाम था, द हिंदू अखबार से निकाली गई थी 5 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना का समय, मतलब जब कांग्रेस बन रही थी उस टाइम क्या क्या कौन कौन कहाँ पे था। देखिए, भारत का वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्रैंडस्टोन थे। और मुंबई के गवर्नर थे लॉर्ड रे। देखिए, इसको सिंपल सी ट्रिक है,
इसको एटलीस्ट माइंड मत कीजिएगा। देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय कौन कौन से वायसराय है, भारत का वायसराय है, वो क्या कर रहा है, एक ऐसी संस्था बनाने की बोल रहा है कि जो राजनीतिक संस्था हो, जहाँ पर सारे भारतीय आएँ और अपने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाएं। तो एक कितना बड़ा डफर हुआ ना कि सारे राजनीतिक नेताओं को इकट्ठा कर रहा है। तो क्या है, लॉर्ड डफरिन। और ब्रिटेन में क्या था, भारत में इतनी बड़ी संस्था बन गई, कांग्रेस जैसी संस्था बन गई, तो एक स्टोन, ग्लैंड स्टोन जैसी बात हुई ना। तो ग्लैंड स्टोन कहाँ पे है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और मुंबई के गवर्नर कौन है, क्योंकि मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी ना, सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वहाँ के लॉर्ड गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड रे थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य, मतलब कांग्रेस जब बना था तो उनके उद्देश्य क्या थे, भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना को पैदा करना, राष्ट्रीय जीवन की बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना, भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना, जनता की मांग का सूत्रीकरण करना और उनका प्रस्तुतिकरण करना, ये इनकी मांगें थीं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। हर साल या फिर हमेशा अधिवेशन बुलाए जाते थे और इनके क्या क्या कार्य किए हैं, नहीं कौन कौन अध्यक्ष थे और कहाँ किया गया था। तो पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, वर्ष, उनका स्थान, अध्यक्ष, कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। 1885 में मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कार्य क्या हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना हुई जो कि A.O. ह्यूम ने की थी। इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने व्यक्ति थे, 72 प्रतिनिधि थे। क्योंकि देखिए 1885 में इसकी स्थापना हुई, डफरिन के टाइम पे ग्लेन स्टोन रखा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और कौन थे, मुंबई के गवर्नर थे लॉर्ड रे। इनके समय ये पूरा अधिवेशन हुआ है। तो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 72 सदस्य ले गए थे। देखिए अपने भारत में अभी आयु कितनी है रिटायरमेंट की, 60 साल। हाँ, तो 60 साल के बाद 12 साल बाद व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया है। तो 72 वर्ष या फिर 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सबका साथ मंगाने के लिए इनने अधिवेशन की स्थापना की थी। अब आता है 1886 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज कराया था। देखिए कांग्रेस कितनी खुश है कि कांग्रेस भी कितनी खुश है कि वाह वायसराय डफरिन ने हमें उद्यान भोज कराया है। और डफरिन भी खुश है कि चलो भैया इनका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकल रहा है, धीरे धीरे ही सही, तो ये कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। तो इनने क्या करा दिया, उद्यान भोज करा देगा। आप इतने सारे लोग मिले हो, कहाँ खाना वाना खाओगे, हम खाना खिला दे रहे हैं। तो डफरिन ने खिलाया था, उद्यान भोज कराया था। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आता है 1887 का मद्रास में अधिवेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इस अधिवेशन में सब्जेक्ट्स कमेटी का गठन किया गया था, सब्जेक्ट्स कमेटी बनी थी। देखिए 1886 में जो दादा भाई नौरोजी हैं तो ये पहले फारसी अध्यक्ष बने थे जो कि कलकत्ता में इन्हें अधिवेशन किया था। फिर आते हैं 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ और इसके बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं 1887 में, उनको भी साथ में लिया गया है मुस्लिमों को। और इसमें 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे और सब्जेक्ट कमेटी बनाई गई थी। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपीय ने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हो। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान सेज रजा हुसैन ने जारी किया था। मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ रहे, इसका फरमान किसने दिया था, तो सेज रजा हुसैन ने दिया था। इस अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। देखिए इससे पहले क्या बना है, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, मद्रास में अधिवेशन हुआ था और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब किसको नहीं बनाया है, तो सर सैयद अहमद खान ने इनको बनाया नहीं गया, तो ये थोड़े से खफा हो गए। इनको लगा चलो भैया 1887 में नहीं बनाया तो 88 में बना देंगे, लेकिन नहीं भैया, हम 88 में किसको लेके आ गए, जॉर्ज यूले जी को लेके आ गए इलाहाबाद में। और इलाहाबाद है तो
इलाहाबाद का नाम ही थोड़ा सा मुस्लिम साउंड होता है ना, इलाहाबाद, तो यहाँ पर 2 काम हुए हैं मुसलमानों से रिलेटेड। पहला क्या था, एक फरमान जारी किया गया था सेज सजाकर, तो सेज रजा हुसैन ने इस फरमान को जारी किया था और इसमें था कि मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। इसका विरोध किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसके विरोध में एक यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब आते हैं कौन, 1898 का मद्रास अधिवेशन, आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन के दौरान कर्जन वायसराय बनकर आया था। अब कौन आ गए हैं, कर्जन आ गए हैं। अब 1906 का अधिवेशन एक कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 6 में, और 86 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, है ना। कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में किया था। सबसे पहले स्वराज कब मांगा है, तो 1906 के अधिवेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1907 का अधिवेशन जिसको सूरत में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल और गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया था। यह अधिवेशन निरस्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, इस अधिवेशन को सूरत फूट भी कहा जाता है, जो कि कब पड़ी थी, 1907 में पड़ी थी। इसमें जो अध्यक्ष बनने के लिए विवाद हो जाता है नरम दल और गरम दल में, और ये निरस्त कर दिया जाता है। अब आता है 1911 का अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। पंडित विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था, ये 1911 को गाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है और इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दर, और कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अब आता है 1916 का अधिवेशन जिसको कि आयोजित किया गया था लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में अलग हो गए थे, वो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आते हैं 1917 का अधिवेशन जो कि हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी हैं। फिर आते हैं 1922 का गया अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे CR दास। इस अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया था। 2 काम हुए हैं 22 में, किसने किए हैं ये, गया में। कौन गया, तो ये अब बन गई कौन, स्वराज पार्टी लेने गए हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी और 1923 में कांग्रेस का एक विदेश अधिवेशन बुलाया गया था जिसके अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी दिल्ली में। इससे पहले देखिए स्वराज शब्द जो था वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर आते हैं 1924 का अधिवेशन जिसको बेलग्राम में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी, और ये पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलग्राम में आयोजित हुआ था 1924 का अधिवेशन। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को एक अधिकार दिया गया था कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडल में प्रवेश ले सकता है, सरकार की नीतियों का विरोध करें। गांधी जी केवल एकमात्र ऐसे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, जब 22 में अधिवेशन हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, 22 के बाद 23 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो अब 24 में क्या किया जाएगा, 24 में बोला गया कि चलो भैया आपने स्वराज पार्टी बना ली तो बना ली। अब उसके लिए यह अधिकार दे दिया गया कि वो कांग्रेस का अभाज्य अंग है, कि वो अलग नहीं है उससे, कांग्रेस का ही एक भाग है, वो विधानमंडल में प्रवेश ले सकता है और सरकार की नीतियों का विरोध करे। गांधी जी ने ये कहा था और इसको क्या कहा गया, गांधीदास पैक्ट कहा गया। अब आता है 1925 का अधिवेशन, ये कानपुर में आयोजित किया गया था और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। इससे पहले 1917 का अधिवेशन हुआ था जो कि हुआ था कलकत्ता में, जहां पर थी एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और वो पहली महिला थी। और पहली भारतीय महिला कब है, तो 1925 में है, कानपुर अधिवेशन है और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष हैं। अब आता है 1928 का अधिवेशन, एक कलकत्ता में आयोजित किया गया था और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य
प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी। जो जितनी भी रियासत थी उनमें क्या कहा गया था कि उत्तरदायी एक सरकार होनी चाहिए, और जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भी 1928 के अधिवेशन कलकत्ता में पारित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब हमें कोई स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है? पूर्ण स्वाधीनता। जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा, कि जो स्वराज है उसका क्या है अर्थ? पूर्ण अर्थ है स्वाधीनता। और संपूर्ण स्वाधीनता कब मांगी गई थी? तो ये 1929 के अधिवेशन में मांगी गई थी, जो कि लाहौर में आयोजित किया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है 1923 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 30 में, क्योंकि 29 में इतना बड़ा प्रस्ताव रख दिया पूर्ण स्वराज का या पूर्ण स्वाधीनता का। यह स्वराज कब आया था? तो 1906 में स्वराज आया था। स्वराज पार्टी कब आई? 1923 में आई। और पूर्ण स्वाधीनता कब आया है? तो 1929 में आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए हैं लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद 23 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर होता है 1934 में मुंबई में आयोजित किया जाता है मुंबई अधिवेशन। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष से पहले सुभाष चंद्र बोस, फिर उनके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन बाद में ये त्यागपत्र दे देते हैं। तब कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। इससे पहले हुआ था 1938 का अधिवेशन, जो हुआ था हरिपुरा में, और इसके अध्यक्ष से सुभाष चंद्र बोस, और पहला अधिवेशन था जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हैं। अब सुभाष चंद्र बोस उस समय युवा नेता थे और बहुत सारे युवा इनको फॉलो करते थे, इसलिए जब वो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में चुने गए, तो उसके जस्ट बाद जो त्रिपुरी में अधिवेशन होता है 1939 में जो अधिवेशन होता है, तो इसके लिए भी वो मतदान में जीत जाते हैं। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया भी इनके साथ चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो कि उस समय हार जाते हैं, और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट कर रहे थे। तो गांधी जी इस समय ये बोल देते हैं कि पट्टारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को बहुत मानते हैं, और उनको बुरा, मतलब ये उनको हर्ट होता है कि गांधी जी खुद की हार समझ रहे हैं ये, तो वो त्यागपत्र दे देते हैं। फिर पट्टाभी सीतारामैया भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते। फिर कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1948 का जयपुर अधिवेशन, जो कि पट्टाभी सीतारामैया ने किया था, इस अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया था। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम और राष्ट्रगान से शुरू किया गया था। देखिए अब क्या है, भारत आज़ाद हो गया 1947 में। इसके बाद क्या होगी? भारत की जय जयकार। तो अगला अधिवेशन कहाँ पे बुलाया जाएगा? जयपुर में बुलाया जाएगा। और इसके कौन होंगे? पट्टाभी सीतारामैया, क्योंकि ये उस समय जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, तो अब बनते हैं अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। और अंग्रेजों को कर दिया है, भगा दिया है, तो अपन क्या करेंगे? उनको भगा के कर दिया भट्ट, भग यहाँ से बोलते ना, नॉर्मली बोलते हैं बुंदेलखंड साइड कि भग यहाँ से, तो भट्ट, तो गोकुल भट्ट इसको पढ़ते हैं अधिवेशन में अभिभाषण। और इसमें स्टार्टिंग कैसे होती है? वंदे मातरम से और राष्ट्रगान से। अब पढ़ेंगे अपन कांग्रेस में प्रथम। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या हुआ है ना, एक बोले सरसरी निगाह जल्दी जल्दी से। 1885 में क्या हुआ? मुंबई में मतलब स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की। और सबसे पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए.ओ. ने इस स्थापना की थी, और 72 सदस्य थे। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ 86 का, जिसमें थे दादा भाई नौरोजी और पहले पारसी अध्यक्ष थे। और इसमें डफरिन ने क्या करवाया था? उद्यान भोज कराया था सबके लिए। फिर मद्रास में अधिवेशन होता है 87 में, जिसकी अध्यक्ष करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसमें 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, और इसमें सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। 88 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूरे इसके सदस्य बनते हैं। पहले ये यूरोपीय अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस मुस्लिम से 2 मुख्य चीज़ें निकल के आती हैं। पहली, मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। यह प्रस्ताव या फरमान पेश किया था शेख रजा हुसैन ने, और इसके विरोध में सैयद अहमद खान ने 88 में
यूनाइटेड इंडिया पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। फिर आता है मद्रास अधिवेशन जो कि 1898 में आता है। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष रहते हैं और कर्जन वायसराय बनकर आता है। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी बोस और नरम दल और गरम दल में पड़ जाती है फूट। फिर आते हैं 1911 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दर और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम नहीं, जन गण मन गाया जाता है। फिर आता है 1916 का अधिवेशन जिसके थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो नरम दल और गरम दल फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आता है 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष होती हैं, कलकत्ता में होता है और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। फिर 1912 में गया में अधिवेशन हुआ था जो कि कहाँ गए तो इसके लिए 22 में CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है 1923 में और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1923 में जिसके अध्यक्ष होते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। फिर 24 में होता है बेलग्राम अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं और इसमें ये बताते हैं कि जो स्वराज पार्टी है वो भारत मतलब कांग्रेस का ही अभिन्न अंग है और वो विधानसभा में पारित मतलब सदस्य बन सकते हैं और कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं अंग्रेजों की वो विफल करते रहेंगे। 1925 में क्या होता है सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, कानपुर में अधिवेशन होता है और पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी हैं। फिर आता है 28 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं कलकत्ता में। फिर आता है 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं और 29 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर आता है 1934 में ये गांधी जी का आखिरी अधिवेशन होता है। अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी और गांधी जी इसमें इस्तीफा दे देते हैं। फिर आता है 1939 का जिसमें त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया इसमें हार गए थे और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी का सपोर्ट किया। फिर आता है 1948 जो कि जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया ने इसकी अध्यक्षता की थी और गोकुल भट्ट ने इस अधिवेशन को पढ़ा था, अभिभाषण को पढ़ा था और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान से शुरुआत हुई थी। अब आता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी जी। बिमलेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे अधिवेशन के। अब आते हैं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हो तो पहले यूरोपीय हैं जॉर्ज यूले जी। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था तो कांग्रेस के अधिवेशन को पहली महिला जिसने संबोधित किया था वो थी कादम्बी गांगुली। सबसे पहले देखो अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट लेकिन सबसे पहले संबोधित किसने किया है तो ये किया है कादम्बी गांगुली जी ने। प्रथम यूरोपियन महिला एवं प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है तो वो है एनी बेसेंट। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। फिर आते हैं कौन किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था तो ये है 1896 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष रहते हैं रहमतुल्लाह सयानी जी ने स्वयं गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये कब गाया गया था तो 1896 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी। और किसने गाया था तो रहमतुल्लाह सयानी जी ने गाया था। ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। और राष्ट्रीय गान कब गाया था तो 1911 में गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष होते हैं बिशन दास धर। फिर आते हैं कांग्रेस में भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न कराया जाता है। कब हुआ था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और 1947 में आयोजित किया गया था स्वतंत्रता के बाद। फिर आता है कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद जो कि 1940 से 1945 तक रहे हैं क्योंकि इस समय चल रहा था विश्व युद्ध द्वितीय जिसमें कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे। प्रमुख यूरोपियन जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज यूले जी जिन्हें 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। फिर आते हैं अल्फ्रेड वेव, ये 1894 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं।
फिर आते हैं हेनरी कॉटन, ये 1904 में मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। फिर आती हैं एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। देखिए 3 यूरोपीय सदस्य या फिर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम आता है जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेव और हेनरी कॉटन। और एनी बेसेंट भी है कि यूरोपीय थी, तो वो भी 4। कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। तो ये कहा था वायसराय कर्जन ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कहा था लाला लाजपत राय की, जो कि गरम दल के नेता थे। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्थान है, तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए लाल, बाल, पाल, ये तीनों गरम दल के नेता हैं। इनके जो वक्तव्य हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो पहला आता है क्या, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस एक याचना की संस्थान है, ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने कि याचना ही करती रहती है। और वर्ष में एक बार यदि मेंढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब आता है कांग्रेस का प्रथम चरण का आंदोलन। ये हुआ था 1885 से 1905 के बीच में चला था। इसको कहा जाता है उदारीकरण का चरण, 1885 से 1905 तक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उदार रहे हैं नेता और नरम दल के हाथ में ही पूरा नेतृत्व था, इसलिए भी इसको उदारीकरण का चरण कहा जाता है। अब आता है कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को 1885 से 1905 के उदारीकरण राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारीकरण के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक और आर्थिक सुधारों की मांग की थी। जो नेता थे कांग्रेस के, इनने क्या कहा था, उदारीवादी नेताओं ने, कि अनेक प्रशासनिक सुधार करने हैं, संवैधानिक करने हैं और आर्थिक सुधार की मांग की थी। उदारीकरण ने अनेक प्रशासनिक सुधार का लक्ष्य रखा था। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा था। सिविल सेवा के भारतीकरण और उनकी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने और उम्मीदवारों की आयु सीमा में वृद्धि करने की मांग रखी गई थी। क्या क्या था, सिविल सेवा में भारतीकरण की, परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराने की, उम्मीदवारों की आयु सीमा में बढ़ोतरी करने की, और जो भारतीय शासन है उसकी जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की मांग रखी गई थी। उदारवादियों ने प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय करने की मांग की थी एवं आयकर और नमक कर में कमी और आबकारी कर में वृद्धि करने की मांग की गई थी। जो आबकारी कर है उस पर कहा था कि आप ज़्यादा टैक्स लगाओ या ज़्यादा कर लो, लेकिन जो नमक है या फिर जो ज़रूरती हैं तकनीकी शिक्षा के प्रसार में व्यय करने की मांग की गई थी। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय और भारत सचिव की कार्यकारिणी, प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार और उनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। अनेक प्रांतों के लिए विधान परिषदों के गठन की मांग की थी। उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंकों की स्थापना, उनके मुफ्त व्यापार की नीतियों को समाप्त करने की मांग की थी कि आप मुफ्त व्यापार जो कर रहे हो वो मत करो। सैनिक और असैनिक व्यय में कमी करने और भारत से धन निष्कासन रोकने की मांग की थी। इस चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी जहां प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इन प्रस्तावों को भारत सरकार और भारत सचिव ब्रिटिश सरकार और क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में भेज देती थी। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता अपने विचार और कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे। इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार और न्यायप्रिय हैं, अतः वे भारत के हित में अवश्य कदम उठाएंगे। इनका मानना था कि जो इंग्लैंड में रह रहे अंग्रेज हैं वो भारतीय अंग्रेजों की तुलना में ज़्यादा उदार हैं और न्यायप्रिय हैं और वे भारत के हित में अवश्य कदम उठाएंगे। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रहा है। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सतत आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। दादाभाई नौरोजी और रामेश चंद्र दत्त और डी.ई. बाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। देखो, धन निष्कासन सिद्धांत अभी तक किन को पढ़ते हैं, दादाभाई नौरोजी को पढ़ते हैं, लेकिन इनके साथ 2 सदस्य और थे जिनके नाम थे रमेश चंद्र दत्त और डी.ई. बाचा। इनने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था।
उदारवादी एवं नरमवादी नेता। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी और नरम में जिनसा बादशाह, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष और आनंद मोहन बोस, मनमोहन घोष। कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए A.O. होम ने व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया और K.T. तेलंग ने अनुमोदित किया था, या फिर अनुमोदन किसने किया था, तो K.T. तेलंग ने किया था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन की कांग्रेस में विलय की मांग रखी गई थी, या फिर किस में विलय हो गया, इंडियन एसोसिएशन का, तो ये हो गया कांग्रेस में विलय। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन में ही स्टैंडिंग कमेटी गठित कर ली गई थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था और यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषाओं में हिंदी और तमिल आदि भाषाएं घोषित की गई थी। मतलब घोषणा जो थी वो हिंदी और तमिल भाषा में की गई थी, जो कि स्थानीय भाषा थी। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस में कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। इलाहाबाद अधिवेशन ये 1888 में हुआ था और पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था 1888 में, जो किसने किया था, जॉर्ज यूले ने किया था इसकी अध्यक्षता। मुंबई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स बिरला भी शामिल हुए थे। जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उसमें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के चार्ल्स बिरला भी शामिल हुए थे। मुंबई अधिवेशन में कदाम्बी गांगुली सम्मेलन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ये प्रथम भारतीय स्नातक महिला भी हैं। जुलाई 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना लंदन में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। इसने इंडिया नामक पत्र निकालकर प्रारंभ किया था। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ाकर धराशायी हो रही है। भारत में रहने वाली या मैं भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था और भारत सचिव को ये लिख के भेजा था। इससे पहले क्या होता, 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई स्थापित की गई थी लंदन में, और इसने क्या किया था, तो इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला था। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।